ये पूरा सीरीज कराएंगे। हो सकता है कि कल एक महामैराथन रखा जाए आपका, तो भैया टेंशन नहीं लेना है, हम आपके साथ बने रहेंगे, पूरी रात पढ़ाना पड़े तो पढ़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इसका नारा किसने बोला, पूछा किसने बोला। देखिए ये नारा किसने गढ़ा, अगर ये पूछे तो आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। लिख लीजिए हसरत मोहानी। इनकलाब का नारा किसने बनाया, किसने बनाया, इनकलाब किसने डेवलप किया, तो होगा हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। लेकिन किसने दिया, इसमें होगा भगत सिंह, भगत सिंह। इनकलाब भगत सिंह, इनकलाब भगत सिंह का जन्म, भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ था। लायलपुर, भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ था। भगत सिंह इन्होंने 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया, भारत नौजवान सभा, भारत नौजवान सभा बनाया। भगत सिंह का जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ और इन्होंने 1926 में भारत नौजवान सभा बनाया। इसका उद्देश्य था समाजवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना। विद्यार्थी जी, समाजवाद का प्रचार, युवाओं में समाजवाद का बीज बोने के लिए भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा बनाया 1926 में और इनका जन्म पंजाब के लायलपुर में हुआ। इन्होंने ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। 23 मार्च 1931 काला दिन, जब अंग्रेजों ने इन तीन सपूतों को, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पड़ी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कहां दी गई, लाहौर सेंट्रल जेल में। भगत सिंह ने एक किताब लिखा, एक बुक भी लिखा, उसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों। भगत सिंह ने किताब लिखी, उसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह के बुक का नाम मैं नास्तिक क्यों हूं, नोट कर लीजिए। और भगत सिंह का जन्म याद कर लो, लायलपुर। इनकलाब का नारा किसने दिया, तो हसरत मोहानी। पर इनकलाब किसने बोला, तो भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी, लाहौर सेंट्रल जेल। 1926 में इन्होंने समाजवाद के प्रचार के लिए क्या बनाया, भारत नौजवान सभा। इनकी किताब का नाम मैं नास्तिक क्यों हूं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बोस ने जैसे इनकलाब का नारा बोला भगत सिंह ने, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने तीन नारा दिया। जय हिंद। क्वेश्चन आता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा, ये भी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट जी के सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, देश नायक। भाई इनकलाब का नारा भगत सिंह, लेकिन जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष नायक कहा, देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने। पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। खुदीराम मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका। मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम किसने फेंका, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूं, इसका लाइक करोगे तो मुझे लगता है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, आप मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे लेक्चर आपको अच्छा लगता है, आप मुझसे सीखते हैं। तो एक बार जुड़े हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए, हो सके तो लिंक को कॉपी करके आपके जितने ग्रुप हैं सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सब जगह पोस्ट कर दीजिए ताकि गुरुजी कोने कोने तक पहुंचे। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। इनमें से कौन व्यक्ति था जो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में शामिल नहीं था। कौन इसमें भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 8 अगस्त 1942 को। कहां से शुरू हुआ, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। चूंकि अगस्त में शुरू हुआ इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। अगस्त क्रांति लिख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन चूंकि 8 अगस्त को शुरू हुआ इसीलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। और अगले दिन जब शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से, तो अगले ही दिन 9 अगस्त को कांग्रेस के जितने बड़े लीडर थे, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, जितने बड़े लीडर थे कांग्रेस के, सबको गिरफ्तार कर लिया और चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर लिख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अगले ही दिन 9 अगस्त को सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा। पूछा रहा है इनमें से कौन थे जो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये पढ़ाई लिखाई वाला आदमी थे,
भीमराव अंबेडकर पढ़ाई लिखाई वाला आदमी थे, ये आंदोलन भाग नहीं लेते थे, समर्थन होता था और भाग नहीं लेते थे। भीमराव अंबेडकर बोलते हैं तो प्रस्तावना को लिख लीजिए, सिंपली पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, प्रियम्बल, भारत की प्रस्तावना को। लेकिन अगर पूछे भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगर लगा दे भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तब आंसर अनुच्छेद 32। अगर भीमराव अंबेडकर न लगाए, सिंपली पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा, तो आंसर होगा प्रस्तावना। भीमराव अंबेडकर उसमें शामिल नहीं हुए थे। उसमें देखिएगा आप क्या उत्तर देते हैं, फिर हम देंगे तो सही है कि गलत। अंतिम में गिन के स्कोर बताइएगा कितना हुआ आपका स्कोर। एक टेस्ट पेपर आज मैं लाया हूं, भारत की आजादी के समय कौन था, और डिस्कशन का एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत के आजादी के समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष, तो आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बता दें आपको 1946 में विद्यार्थी जी कांग्रेस का सेशन हुआ था, कांग्रेस का सेशन हुआ था मेरठ में, और इसी सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी नोट कर लीजिए, 1946 के मेरठ अधिवेशन नोट कर लो, 1946 के मेरठ अधिवेशन में जेबी कृपलानी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। जब देश आजाद हुआ उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ही थे, लेकिन आजादी मिल गई। जब आजादी हम लोगों को मिल गया तो फिर उसी साल कांग्रेस का सेशन हुआ दिल्ली में। 1947 में 1947 में जब आजादी मिली तो उस साल 46 में मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, इसी समय भारत आजाद हो गया। आजादी के बाद कांग्रेस का सेशन हुआ दिल्ली में और उस सेशन के अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद। तो 1947 के दिल्ली अधिवेशन में आजादी के बाद जो सेशन हुआ उसमें बने राजेंद्र प्रसाद। यानी आजादी के समय राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नहीं थे, जेबी कृपलानी थे। अब बात चली आजादी की, तो क्वेश्चन आता है कि आजादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, तो क्लीमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली क्वेश्चन आ जाए, जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लीमेंट एटली। एक क्वेश्चन और आएगा, जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, लेबर पार्टी की सरकार थी। लेबर पार्टी याद रखिएगा, तो जेबी कृपलानी थे। एक क्वेश्चन और आता है कि गांधी जी के फॉलोअर्स में एकमात्र व्यक्ति कौन थे जो पेशे से टीचर थे, पेशे से शिक्षक थे, उनका पेशा था शिक्षक। जेबी कृपलानी एकमात्र व्यक्ति थे गांधी जी के अनुयायियों में, गांधी जी के फॉलोअर्स में एकमात्र व्यक्ति थे जेबी कृपलानी जो पेशा से टीचर का काम करते थे। तो जेबी कृपलानी याद कर लीजिए। चलिए भारत और पाकिस्तान का जो बाउंड्री खींचा गया, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री, अगर विद्यार्थी जी देखें कि भारत पाकिस्तान की बाउंड्री कितना राज्य छूता है, कौन कौन सा राज्य है विद्यार्थी जी जो भारत और पाकिस्तान की सीमा को छूता है। अगर देखा जाए कौन कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा को छूता है, तो विद्यार्थी अगर देखें तो ये वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन छूता है, लद्दाख छूता है। इसके बाद जम्मू और कश्मीर छूता है, उसके बाद पंजाब छूता है, पंजाब, उसके बाद राजस्थान छूता है, राजस्थान छूता है, और उसके बाद गुजरात, उसके बाद कौन छूता है, गुजरात। यानी पूछा जाए कि वर्तमान में भारत पाकिस्तान की सीमा को कितना राज्य छूता है, तो राज्य में छूता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। यानी पूछा जाए कितने राज्य छूते हैं पाकिस्तान को, तो 4 राज्य, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख छूता है। यानी सब मिला के 5, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, टोटल मिला के 5 छूता है। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और बाकी 4 गो राज्य नहीं हो, सॉरी अब तो जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश में हो गया जी। यानी बोलेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश। पूछा जाए कि कितने राज्य पाकिस्तान को छूते हैं भाई, कितने राज्य पाकिस्तान को छूते हैं, तो 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब कितने केंद्र शासित प्रदेश छूते हैं, तो 2, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद कर लोगे 5 छूता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और 3 गो राज्य कौन कौन, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो याद रखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाने के लिए रेड क्लिफ लाइन, आप सुने होंगे, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और एक और नाम है भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन याद कर लीजिए कहते हैं। और एक और लाइन है सरक्रिक लाइन, सरक्रिक लाइन। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को नाम से जानते हैं, पहला नाम रेड क्लिफ लाइन और दूसरा नाम सरक्रिक लाइन। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ एंड सरक्रिक, रेड क्लिफ एंड सरक्रिक। कितने राज्य छूते हैं, तो 3, और कितने केंद्र शासित प्रदेश छूते हैं, तो 2। तो केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख और जम्मू कश्मीर छूता है, और बाकी राज्य में 3 छूता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। उसी तरह पूछे कि भारत में कितना राज्य नेपाल को छूता है, भारत का कितना राज्य नेपाल को छूता है, तो भैया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। यानी पश्चिम बंगाल। पूछा जाए कि नेपाल को कितना राज्य छूता है, तो 5, नेपाल को कितना राज्य छूता है, 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। पूछा जाए पाकिस्तान को कितना राज्य, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और नेपाल को कितना राज्य छूता है, 5। कौन कौन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये छूता है नेपाल को। उसी तरह बांग्लादेश को भी 5, नेपाल और बांग्लादेश को दोनों को भारत के 5 राज्य छूते हैं, नेपाल को भी 5 राज्य और बांग्लादेश को भी 5 राज्य। पूछा जाए बांग्लादेश को भारत का कितना राज्य टच करता है, तो 5 राज्य, नेपाल को कितना राज्य, तो 5 राज्य, और पाकिस्तान को 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो भैया भारत पाकिस्तान स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में 2 किताबें लिखी, एक हिंद स्वराज और दूसरी किताब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और उनकी एक और किताब थी हिंद स्वराज। पूछ रहा है हिंद स्वराज 1908 में लिखा गया। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी गई, 1908 में। ये किताब गांधी जी ने लिखा 1908 में। और इसी किताब में गांधी डराते नहीं थे किसी से, गांधी डर नहीं लगता था उनको, हड्डी मांस शरीर में वजन कम था, लेकिन न जानते वजन कम आदमी किसी से नहीं डराता है। गांधी जी कह दिए
को बांझ और बेस्या, ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या गांधी जी ने पूछता परीक्षा में किस किताब में कहा? तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था ब्रिटिश सरकार बांझ है और बेस्या है। यही किताब गांधी जी ने 1908 में कब लिखा? जब वो इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका आ रहे थे या इंग्लैंड से भारत आ रहे थे, तो जब जहाज से वो इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे तो जहाज में बैठल बैठल एक किताब लिख दिए हिंद स्वराज। इसी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा। ये किताब 1908 में लिखा गया। उनकी एक आत्मकथा थी, उसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी के 4 मैगजीन भी था, पत्रिका, जैसे सुनते हो इंडिया टुडे, आउटलुक, वैसी गांधी जी ने भी 4 पत्रिका निकाला, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन की 4 मैगजीन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। गांधी जी ने 2 आश्रम अफ्रीका में बनवाए, एक का नाम फिनिक्स आश्रम, दूसरे का नाम टोल्स्टॉय आश्रम। फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय आश्रम, ये 2 आश्रम गांधी जी अफ्रीका में बनवाए। भारत में भी 2 आश्रम बनवाए, एक साबरमती आश्रम और दूसरा वर्धा आश्रम। गांधी जी के 2 भारत में आश्रम, साबरमती और वर्धा आश्रम। और गांधी जी के 2 आश्रम अफ्रीका में। गरीब आदमी थे गांधी, फार्म हाउस था, आश्रम को अंग्रेजी में फॉर्म बोलते हैं। फिनिक्स आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम, भारत में साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम। गांधी जी को महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्वेश्चन आता है, गांधी जी को महात्मा कब कहा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा कहा। चंपारण सत्याग्रह में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा कब कहा गया? 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, बिहार का चंपारण सत्याग्रह, उसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। अब बदले में गांधी जी उनको कह दिया गुरुदेव। दोनों एक दूसरे को कह लिए, हम लोग को रखना पड़ता है। गांधी जी को कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा, अब उन्होंने कह दिया कि आप गुरुदेव हैं। गुरुदेव कहा गया क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल में क्या बनाया था? विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विश्व भारती विश्वविद्यालय। गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर। चलो भैया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड से फेडरेशन, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1918 में कब किया गया गुरु? 1918 में किया गया। किसने किया? CR दास, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या SN बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी? जल्दी बताओ। 1918 में। एक बार गुरु तुम लोग पता ना कहे हमसे नाराज चल रहे, नाराज नहीं है, जल्दी से एक बार लिखो। इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसका स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। इंडियन लिबरल फेडरेशन। बात करते हैं बनर्जी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लिख लो, कांग्रेस जो बनी उसका संविधान किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही कांग्रेस का संविधान लिखा। कांग्रेस का संविधान लिखा। किसका संविधान लिखा? कांग्रेस का। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1895 में और 1902 में। 95 में पुणे में। पूछा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष रहे? 2 बार। एक बार 1895 पुणे में और दूसरी बार 1902 में अहमदाबाद। कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1895, 1902। इनकी एक पत्रिका थी, इनकी पत्रिका का नाम था, इनकी मैगजीन का नाम था गुरु, इनकी जो मैगजीन थी उसका नाम था, पत्रिका का नाम था बंगाली। इनकी पत्रिका का नाम था बंगाली, नाम था बंगाली, पर इसकी भाषा थी अंग्रेजी। बंगाली किसमें छपता था? अंग्रेजी भाषा में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम बंगाली। ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1895, 1902, प से पुणे, 95 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में। कांग्रेस का संविधान किसने लिखा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने ही 1876 में क्या बनाया था? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन लिख लो, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन बनाया। इंडियन एसोसिएशन लिख लो भैया। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी इंडियन लिबरल फेडरेशन 1918 में बनाया, इंडियन लिबरल फेडरेशन, लेकिन 1876 में बनाया था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876। पत्रिका का नाम बंगाली। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 95, 1902। कांग्रेस का संविधान लिखा। इनके बारे में अंतिम पॉइंट, ये भारत में दूसरे ICS ऑफिसर थे। भारत के पहले ICS, पहले IAS सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारत के दूसरे ICS, भारत में ICS की परीक्षा पास करने वाले तुमसे दूर रह के मैं भी चैन नहीं पाता। चलो गुरु आगे आ जाओ। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? जल्दी बताओ, महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? आंसर होगा इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने निकाला इंडियन ओपिनियन। अफ्रीका से गांधी जी की एक ही मैगजीन निकली, इंडियन ओपिनियन। लेकिन गांधी जी भारत आए तो कई सारे मैगजीन निकाले, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। गांधी जी की टोटल 4 मैगजीन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। मेरे विद्यार्थी एक बात और जान जाइए, ये क्वेश्चन कई बार आया है। इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन थे? इसका उत्तर होगा मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर। लिख लो, मनसुख लाल। इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर ये पहले संपादक थे। ये गांधी जी की मैगजीन थी। गांधी जी अफ्रीका में 2 आश्रम बनवाए, फिनिक्स आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी ने अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। अफ्रीका में गांधी जी ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नटाल इंडिया कांग्रेस। नटाल
इंडिया कांग्रेस, गांधी जी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। और क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में कब पहली बार भाग लिए? गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार 1901 में भाग लिए, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार भाग लिए? तो 1901 में, नोट कर लो, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार भाग लिए? 1901 में, कलकत्ता में। और याद रखिए मेरे विद्यार्थी कि महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार जनसभा को संबोधित किया बनारस में 1916 में। वाराणसी 1916 में गांधी जी ने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। क्वेश्चन आता है, गांधी जी भारत में जनसभा को कब संबोधित किया? 2003 से 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत आए थे और 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब से मना रहे हैं? 2003 से। कब से मना रहे हैं? 2003 से मना रहे, भी नोट कर लीजिए। और एक चीज और याद कीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन पराकाष्ठा पर था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? देख लें। देखो भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 6 अप्रैल, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, उसी समय 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इसी समय 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी यानी गांधी जी और इरविन के बीच, गांधी जी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था दिल्ली समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए गांधी और इरविन के बीच, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली में समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 5 मार्च 1931 को। और इस समझौता में था कि गांधी जी तत्काल क्या करेंगे? आंदोलन को बंद कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब गोल में सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और गांधी जी का शर्त था कि जितने भी ऐसे बंदी जो हिंसा नहीं कर रहे थे, जो लोग हिंसा में विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको जो आप कैद कर लिए हैं उनको छोड़ दीजिए। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दीजिए। इस समझौते में क्या था? गांधी जी ने कहा कि आप भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दे दीजिए। दूसरा, जितने लोग हिंसा नहीं कर रहे थे, मतलब अहिंसा के पुजारी थे, उनको जेल से छोड़ दीजिए। तीसरी बात, भारतीयों को शराब के दुकानों पर, विदेशी वस्त्र के दुकानों पर धरना देने का अधिकार दे दीजिए। सब बात मान लिया इरविन और गांधी जी को कहा कि तत्काल लेकिन आप इस आंदोलन को बंद कर देंगे और राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने चलेंगे। इसी समझौते के बाद तो किसके बीच हुआ? बता, लॉर्ड इरविन, गांधी और इरविन के बीच समझौता। गांधी और इरविन पैक्ट कब हुआ? भिखारी का के। तो गांधी जी का मजाक अधनंगा फकीर का के किसने उड़ाया? चर्चिल। कब उड़ाया? राउंड टेबल मीटिंग के समय। ये वही चर्चिल है जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल, भारत की आजादी के समय इटली। हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1932 में ऑल इंडिया हरिजन एसोसिएशन के संस्थापक। देखो एक ट्रिक बता रहा हूं, हरिजन कहीं लगा रहे, आंसर मारो महात्मा गांधी। हरिजन कहीं लगा रहे, आंसर करो महात्मा गांधी, क्योंकि हरिजन शब्द का प्रयोग लिख लीजिए कॉपी में, सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। पिछड़ी जातियों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने किया था। हरिजन शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने किया। अतः कहीं भी लगा रहे हरिजन, आंसर लगाइए महात्मा गांधी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी, और 1932 में ही महात्मा गांधी ने हरिजन नाम का पत्रिका भी निकाला। 1932 में ही महात्मा गांधी ने हरिजन नामक पत्रिका निकाला। हरिजन पत्रिका किसका था? महात्मा गांधी का। 1932 में ही निकाला। 1932 में ही अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। और मैं आपको बता दूं कि 1932 में ही पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच, 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट। क्वेश्चन आ जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किसके बीच हुआ? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। उसी साल महात्मा गांधी ने क्या निकाला? हरिजन पत्रिका। उसी साल गांधी जी ने क्या बनाया? अखिल भारतीय हरिजन संघ। गांधी जी की 4 मैगजीन, फिर बोल रहा हूं, इंडियन औरत की आजाद हिंद सरकार बनी, स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने बनाया। स्वतंत्र भारत की कहा? 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। सुभाष किसने बनाया? अगर पूछे किसने बनाया तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस लिख लीजिए, किसने बनाया? सुभाष चंद्र बोस। कहां बनाया? सिंगापुर। और लिख लीजिए सिंगापुर से ही 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन आता है सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा कहां से दिया? सिंगापुर से। कब दिया? 1943 में ही सिंगापुर से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और आजाद हिंद सरकार की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को। सिंगापुर की थी। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां 100% नगरीकरण है। सिंगापुर एक ऐसा देश है जहां 100% लोग शहर में रहते हैं, वहां गांव नहीं है। सिंगापुर में कोई गांव नहीं है, 100% लोग शहर में रहते हैं। तो सिंगापुर से ही 1943 में आजाद हिंद सरकार बनी और यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की किताब का नाम है इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस ने एक किताब लिखी इंडियन स्ट्रगल। इनकी किताब का नाम नोट कर लीजिए, इंडियन स्ट्रगल। इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल टीचर, राजनीतिक गुरु कौन थे? जैसे गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गुरु भैया चित्तरंजन दास। और सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1938 और
1939 लिख लीजिए, लगातार 2 साल 1938 में, 1939 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन आता है कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 में कांग्रेस छोड़ दिए तो क्या बनाए? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस 1939। डेट याद रख दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस, देश नायक सुभाष चंद्र बोस। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। अगर ये वाला क्वेश्चन गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये क्वेश्चन गलती हुआ तो कैमरा में घुस के पटका पटकी होगा गुरु। चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था, उसी समय हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चला। बताओ, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था गुरु? चर्चिल। राउंड टेबल मीटिंग के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अभी बताया हूं, मैकडोनाल्ड। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल। जब भारत आजाद हुआ तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली। और याद रखो, जब 57 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन। लिख लो, जब 57 की क्रांति हुआ उस समय ब्रिटेन के 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामर्स्टन। बोर्ड में सम्मेलन, राउंड टेबल मीटिंग में मैकडोनाल्ड, भारत छोड़ो आंदोलन, और सेकंड वर्ल्ड वार में चर्चिल, और भारत आजाद हुआ तब कौन थे? इटली। चलो, एक सवाल, 36 का अधिवेशन कहां हुआ? आपको बताया हूं कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, 1938 और 1939। 1938 में हरिपुरा, 1938 में हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा कहां है? गुजरात में। और 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश। त्रिपुरी मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जबलपुर, नोट कर लीजिए। ये दोनों साल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, लिख लीजिए। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो 2 बार। कब कब? 1938 और 39। 38 और 39। 38 में कहां हुआ? हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? बीपीएससी में 3 बार पूछा हुआ है। हरिपुरा गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में गुरु। तो भैया आंसर हो जाएगा हरिपुरा। तुम बताओ, देश नायक किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। भारत में आजादी से पहले कितने आईसीएस हुए? 4। पहले आईसीएस को बाद में आईएएस कर दिया गया। पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरे आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरे आईसीएस अरविंद घोष, चौथे आईसीएस सुभाष चंद्र बोस। 4 आईसीएस हुए। पहले आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर, दूसरे आईसीएस सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरे आईसीएस अरविंद घोष और चौथे आईसीएस सुभाष चंद्र बोस। याद रखना। तो हरिया भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के मेन नेता कौन थे? भैया, अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 8 अगस्त को, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ? तो आंसर होगा वर्धा में। कहां पारित हुआ? वर्धा में। कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942 को। क्वेश्चन आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942। 14 जुलाई 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा? प्रस्ताव को किसने लिखा? महात्मा गांधी। इसके नेता भी कौन थे? महात्मा गांधी। ऐसे तो कहा जाता है कि इस आंदोलन में कोई नेता नहीं था, लेकिन शुरुआत जब हुआ ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तो गांधी जी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ। ये बात अलग है, अगले ही दिन ऑपरेशन जीरो आवर में गांधी जी गिरफ्तार हो गए, राजेंद्र प्रसाद ही पटना बांकीपुर जेल में बंद हो गए, सबको जेल में डाल दिया। बात अलग है, लेकिन शुरुआत हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। क्वेश्चन आ जाए कि भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 14 जुलाई 1942। कहां पारित हुआ? वर्धा में। भारत छोड़ो का प्रस्ताव किसने लिखा? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। कहां से शुरू हुआ? तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। कहां से शुरू हुआ? तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। और गांधी जी ने कहा, गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ। क्वेश्चन आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा? गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, यानी डू एंड डाई। गांधी जी ने कहा डू एंड डाई, करो या मरो। क्वेश्चन आता है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने दिया करो और मरो का नारा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था। चलो गुरु, करो या मरो आ गया। करो और मरो का नारा किसने दिया? इसमें हम टाइम नहीं लेंगे, इसका उत्तर जल्दी से दीजिए और आगे बढ़ेंगे गुरु। करो और मरो का नारा कब दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। इसका मतलब था गुलामी में जीने से अच्छा है मर जाओ, तो भैया करो और मरो, महात्मा गांधी। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट आ जाओ गुरु। हल्का प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? आज हमने पॉलिटी के मार्वेलस सवाल लिए हैं, जाना मना है, ज्ञान का पिटारा खुलेगा गुरु। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? भाई मैं बता दूं कि सेशन बेहतर लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, अभी तक चैनल सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। 1931 में पाकिस्तान के कराची, और कराची किस नदी के किनारे है? कराची सिंधु नदी के किनारे है। कराची किस नदी के किनारे है भैया? तो सिंधु नदी के किनारे। 1931 में, और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई
सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और याद रखिए 1931 का जो कराची अधिवेशन था ना, उसमें वामपंथियों ने गांधी जी को काला झंडा दिखा दिया था। गांधी जी को वामपंथियों ने काला झंडा दिखाया। कुछ क्वेश्चन आ सकता है, किस अधिवेशन में? 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी को वामपंथियों ने कहा कि लो काला झंडा काहे दिखा दिया? भगत सिंह के फांसी, वामपंथियों का कहना था कि गांधी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी, लेकिन रुकवाए नहीं। इसी बात को लेकर नाराज थे और जब गांधी कराची पहुंचे तो उनको काला झंडा दिखा दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये वही वल्लभ भाई पटेल हैं जिनके जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं सरदार पटेल के जन्म दिवस को। क्योंकि जब आजादी मिली तो भारत के बिखरे हुए राज्यों को एक करने का काम किसने किया? अगर पटेल न होते हमारा देश आज एक नहीं होता। पटेल की बुद्धि, उनकी दिमाग के कारण आज हमारा देश एक हुआ। इसीलिए पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे। और याद रखिए चीज और, नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं और इनका स्टैचू है सरदार पटेल का, भारत में सबसे ऊंचा स्टैचू ये बनाया गया है गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में। गुजरात के नर्मदा जिले याद रखना, केवड़िया में। उस स्टैचू का भी नाम है राष्ट्र एकता की मूर्ति, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की मूर्ति का नाम क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। इनके जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। और सुन लीजिए, सरदार पटेल ने एकमात्र सत्याग्रह बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन आ जाए, सरदार पटेल किसका नेतृत्व किए? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। और याद रखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिया। सरदार क्वेश्चन आता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो भैया कहा कि बारडोली की महिलाओं ने दी और उनके तरफ से महात्मा गांधी ने सरदार कहा। क्वेश्चन आता, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं। साइमन कमीशन कब बना? साइमन कमीशन कब बना? तो भैया ये बना नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो आंसर होगा नवंबर 1927। साइमन कमीशन कब आया? साइमन कमीशन कब आया? तो आंसर होगा फरवरी 1928। सबसे पहले कहां आया? तो बंबई। सबसे पहले साइमन कहां आया? तो बंबई। तो साइमन कमीशन बनाया क्यों गया? साइमन कमीशन बनाया गया था 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। 1919 लिख लो। साइमन कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, आपको कल मैंने बताया था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 में, उसी की जांच के लिए बनाया गया साइमन कमीशन। कब बनाया गया? नवंबर 1927 में। भारत कब आया? फरवरी 1928 में। पहले कहां आया? बंबई। और पूरे देश में नारा लगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन पटना आया। पटना में क्या नारा लगा? उठो जवानों, सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। आखिर पूरे देश में साइमन को भगाने की बात क्यों किया गया? उत्तर होगा, इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारतीयों का डिमांड था कि हमारा कानून था 1919 का अधिनियम, हमारा कानून है भैया, उसमें जांच के लिए सब अंग्रेज आए हैं। ये तो वही बात हो गया कि हम मर्डर करेंगे, हमारे बाबू जी इसका फैसला सुनाएंगे। ये तो वही बात हुआ। 1919 का अधिनियम हमारे देश का अधिनियम है, इसलिए कांग्रेस के भी लोगों को इस कमीशन का मेंबर होना चाहिए। क्योंकि भारत के कोई आदमी इस कमीशन का मेंबर नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन गो बैक, इसी साइमन गो बैक के दौरान, साइमन कमीशन के दौरान लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी से चोट लगता है। इसी कमीशन, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को चोट लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और मरते मरते वो कहा जाते हैं कि मेरे सिर पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। इस बदला किसने लिया? भगत सिंह ने। किसको मारकर? पुलिस अधिकारी सैंडर्स। पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी भगत सिंह ने लाला लाजपत राय का बदला लेते हुए। चलो भैया, द्वैध शासन, वैध शासन नहीं, भारत में द्वैध शासन, इसको बोलते हैं द्वैध, थोड़ा गलती लिखा गया है, द्वैध शासन, डायआर्की, इसको दोहरा शासन भी कह सकते हैं। भारत में दोहरा शासन किससे आया? इंडिया में दोहरा शासन, द्वैध शासन मैंने कल कहा था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 में राज्यों में लगाया गया द्वैध शासन और 1935 वाले में लगाया गया केंद्र में द्वैध शासन। द्वैध शासन पहली बार 1919 में लगा। कहां लगा? राज्यों में, प्रांतों में। और 1935 में राज्य से द्वैध शासन हटाकर कहां लगा दिया गया? केंद्र में। ऐसे याद रखो, 1919 में राज्य में लगा और 1935 में राज्य से हटाकर केंद्र में लगा। तो पहली बार पूछ रहा है द्वैध शासन किसके अनुसार लगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। पहली बार 1919 में द्वैध शासन लगा राज्यों में, याद करो, और राज्य से हटाकर केंद्र में लगा 1935 में। और याद रहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, 1909 के अधिनियम में विद्यार्थी जी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन भाई, मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन दिया गया 1909 में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में राज्य से द्वैध शासन हटाकर कहां लगा दिया गया? केंद्र में। 1909 के अधिनियम के तहत, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्शन दिया गया और 1935 में राज्य से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में लगाया गया। और 1935 के अधिनियम के तहत दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत। भारत से बर्मा को, म्यांमार को अलग किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। 35 के अधिनियम के तहत ही बर्मा, म्यांमार को भारत से अलग किया गया, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। इस 1935 के अधिनियम में हुआ था। और साइमन कमीशन 1928 किसकी जांच के लिए आया? 1919 के अधिनियम की जांच के लिए।
लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गलती हुआ तो कनपट्टी तोड़ेंगे, नहीं है, हर चैलेंज एक्सेप्ट करो, तुम आओ हम तुम्हें फूंक देंगे, उड़ा देंगे, ये वाली मद्दा होनी चाहिए। चलो भैया, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार पटेल ने 1928 में मुख्य भूमिका निभाई? सरदार पटेल ने 1928 में किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाया? तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। बारदोली के महिलाओं की तरफ से किसने दिया? गांधी जी ने दिया। बारदोली के महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहते हैं। इनके जन्म दिवस, पहले उप प्रधानमंत्री, लिख लो, भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ये दोनों वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, ये दोनों कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। आगे आ जाओ। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक बर्बादी कहा? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जलियांवाला बाग कांड से दुखी होकर गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसकी शुरुआत, इसकी प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और इसका अंत हुआ 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद हुआ। और बता दें, इसी आंदोलन के दौरान क्या बना? काशी विद्यापीठ। मैंने कल बताया था, काशी विद्यापीठ, उसके बाद देवघर विद्यापीठ, इसी के समय बना गुजरात विद्यापीठ, और इसी के समय बना बिहार विद्यापीठ। सारे विद्यापीठ, क्वेश्चन आ जाए कि विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, देवघर विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, ये सब बना असहयोग आंदोलन के दौरान। और उस समय बड़े पैमाने पर विदेशी वस्तुओं में आग लगा दिया गया, विदेशी कपड़ों में आग लगा दिया गया। कपड़ों में आग लगाए जाने को किसने कहा कि आग लगाने से आजादी नहीं मिलेगी? कपड़ों में आग लगाना एक बर्बादी है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। किसने कहा कि बर्बादी है, कपड़ों में आग लगाने से थोड़ी आजादी मिलेगी? लेकिन किसने कहा कि कपड़ों में आग लगाया जाना उनके साथ अच्छा व्यवहार है? किसने कहा कपड़ों में आग लगाना ब्रिटिश सरकार के लिए एक अच्छा व्यवहार है? और किसने कहा कि बर्बादी है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कपड़ा में आग लगाने से आजादी मिलता है, और गांधी जी ने कहा कि कपड़ा में आग लगाने से आजादी मिलेगी, क्योंकि यही कपड़ा था ब्रिटिश का कपड़ा, मैनचेस्टर का कपड़ा, जो भारतीय कारीगरों को गुलाम बनाया, हमारे रोजगार को चौपट किया। मैनचेस्टर के कपड़ों ने भारतीय कपड़ों में आग लगा दिया, अतः इनके कपड़ों में हम आग लगाएंगे। किसने कहा कपड़ों को जलाया जाना बहुत अच्छा व्यवहार है? गांधी जी। और किसने कहा कपड़ा जलाने से बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा? इसका उत्तर किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, भूलना मत। भारत छोड़ो प्रस्ताव, ये भाई ये क्वेश्चन गलती हुआ तो पटका पटकी होगा हमारे तुम्हारे बीच। बताओ, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पास हुआ। कहां पास हुआ? वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पास हुआ? वर्धा में पास हुआ। 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में पास हुआ। 14 जुलाई 1942 याद कर लेना, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? 8 अगस्त 1942, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। बताओ, भारत छोड़ो प्रस्ताव का जो आलेख था वो किसने तैयार किया? बता चुका हूं, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने तैयार किया? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942 वर्धा में। और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को। कहां से शुरू हुआ? बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ और अगले ही दिन 9 अगस्त को चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर। इसके तहत सारे बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उसी समय जयप्रकाश नारायण बंद हुए हजारीबाग जेल में, और फिर बाद में हनुमान नगर जेल में। राजेंद्र प्रसाद ये बंद हुए बांकीपुर जेल में, पटना के बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। जयप्रकाश नारायण को पहले हजारीबाग जेल में बंद रखा गया, लेकिन बाद में वो दीपावली के दिन, क्वेश्चन आता है किस दिन भाग गए? दीपावली के दिन हजारीबाग जेल से भाग गए। बाद में उनको पकड़ के फिर हनुमान नगर जेल में रखा गया। और जयप्रकाश नारायण ने ही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के तराई में आजाद दस्ता बनाया, आजाद दस्ता। चलो भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो लोग जुड़ रहे हैं, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो गुरु एक बार सेशन को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले कि तुम हमारी बात को समझ पा रहे हो, मजा आ रहा है। और याद रखना, जीवन में तकलीफें हर इंसान के पास है, कोई ऐसा नहीं जो तकलीफ से बचा है। उसी तकलीफ से बीच से निकलकर कभी कभी इंसान कीचड़ से निकलकर कमल का रूप धारण कर लेता है। राहत इंदौरी का एक लाइन याद रखो, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। तो गुरु हार नहीं मानना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस शहर के बाहर था? महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम किस शहर के बाहर था? पूछ रहा है कौन सा शहर था उसके बाहर महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम था? अहमदाबाद। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अहमदाबाद शहर के बाहर साबरमती आश्रम, और अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी निकलती है कहां से? ढेबर झील से। साबरमती नदी कहां से निकलती है? ढेबर झील, राजस्थान से। राजस्थान के ढेबर झील से साबरमती नदी निकलती है। इसी नदी के नाम पर गांधी जी ने नाम रखा साबरमती आश्रम, अहमदाबाद शहर के बाहर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोलते हैं? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है।
साबरमती नदी कहां से निकलती है? ढेर झील से। और साबरमती नदी के किनारे हमें खंभात की खाड़ी में एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैनचेस्टर, अहमदाबाद, और भी याद कर लो, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का कानपुर, पूरे भारत का अहमदाबाद। अब बिहार की परीक्षा दे रहे हो ना, तो बिहार का मैनचेस्टर गया मानपुर, बिहार का मैनचेस्टर गया का मानपुर, गया का मानपुर। अरे भैया भागलपुर नहीं, भागलपुर में तो सिल्क का कपड़ा बनता है जी, जहां बनता है सूती कपड़ा उसको बोलते हैं मैनचेस्टर, सूती कपड़ा बनेगा उसको बोलेंगे। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत कानपुर। और मैनचेस्टर शहर रियल में कहां है? ये भैया है मैनचेस्टर सिटी, रियल में है गुरु इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। नोट कर लो। तो अहमदाबाद शहर के बाहर गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया। साबरमती नदी कहां से निकलती है? ढेबर झील। आगे आओ। समाप्ति के बाद त्रिपुरी में, जब त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में हुआ। 1900 कहानी यह था भाई कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं कर रहे थे। वो चाहते थे कि इस बार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो 1939 में जब गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस और गए। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम क्यों न चुनाव लड़े। इसीलिए गांधी जी के विरोध करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी, उस समय अधिवेशन कहां हुआ? त्रिपुरी। त्रिपुरी है मध्य प्रदेश के जबलपुर में, जबलपुर में भाई है, यहां पर अधिवेशन हुआ और चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। लेकिन गांधी जी को दुख लगा इस बात का, इसीलिए गांधी जी ने भी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतार दिए। इसी सेशन में गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ होकर अपना कैंडिडेट उतार दिए। उसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, जब पट्टाभी सीतारामैया चुनाव लड़ रहे थे तो गांधी ने कहा कि रमैया चुनाव नहीं लड़ रहा है, गांधी चुनाव लड़ रहा है। इतना कहने के बाद भी गांधी जी का कैंडिडेट चुनाव हार गया और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। लेकिन गांधी जी से लड़ के कहां तक रहिएगा? कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चली गई। ऐसे में बेचारे मजबूर होकर अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिए। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से तो रिजाइन किए ही, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। और 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनवाया, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो क्वेश्चन आ रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर दिए, त्रिपुरी संकट हुआ, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? कहानी समझ में आया? गांधी जी के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाना चाहिए। कांग्रेस को समाप्त होने का सुझाव दो लोगों ने दिया है, एक लॉर्ड कर्जन और दूसरा गांधी जी। जब पूछा जाए कि मैं जब तक भारत में हूं मेरी तमन्ना है कांग्रेस खत्म हो जाए, तब आंसर होगा कर्जन। मैं जब तक भारत में हूं कांग्रेस को खत्म होते देखना चाहता हूं, आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन किसने कहा आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए? तो महात्मा गांधी। आजाद कांग्रेस समाप्त हो जाए ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी। आजादी के बाद कांग्रेस खत्म हो जाए, महात्मा गांधी। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहां है? पूछ रहा है। 1939 में जो त्रिपुरी संकट हुआ, 1939 में जो त्रिपुरी संकट हुआ, उस संकट जो हुआ त्रिपुरी में, त्रिपुरी कहां है? ये त्रिपुरी कहां है? इसका उत्तर गलती नहीं होना चाहिए, इसका उत्तर गलती नहीं होना चाहिए गुरु, जल्दी बताओ। जबलपुर। त्रिपुरी कहां है? जबलपुर में। देखिए पूरी रात भर का भी सेशन लूंगी। दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे? दक्षिण अफ्रीका से भारत गांधी जी किस वर्ष लौटे ये बता चुका हूं। अपने गुरु, अपने गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके समझाने पर, उनके कहने पर गांधी जी अफ्रीका छोड़ के बैग एंड बैगेज टोटली भारत आ गए। कब आए? तो याद रखिए 9 जनवरी 1915। डेट याद रखो, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। इसीलिए हम लोग हर साल 9 जनवरी को, हर साल 2003 से क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस नोट कर लो। हम लोग 9 जनवरी को 2003 से हर साल मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से कंप्लीटली भारत आए थे। इसका उत्तर होगा 1915। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। विवाह 1881 में कस्तूरबा गांधी से हुआ। कस्तूरबा गांधी, इनके 4 बेटे मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के 5वें पुत्र यमुनालाल बजाज को माना जाता है, ये थे नहीं, माना जाता है। और गांधी जी 1888 में 1888 में विलायत यानी इंग्लैंड करने के लिए अफ्रीका गए। अफ्रीका में गांधी जी ने 2 आश्रम बनवाए, फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय आश्रम। अफ्रीका में गांधी जी ने एक मैगजीन निकाला, इंडियन ओपिनियन। अफ्रीका में गांधी जी ने नेटाल इंडिया कांग्रेस बनाया। अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे और 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में चंपारण सत्याग्रह। इसी आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इसी चंपारण के दौरान महात्मा कहा और महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव कहा। एक बात और जान जाइए, 1918 में, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल में पहली बार गांधी जी ने इंडिया में आमरण अनशन किया। क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने पहली बार भारत में आमरण अनशन किया अब? तो 1918, फरवरी 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल। उसके बाद मार्च 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी हिस्सा लिए। 1919 में गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह में हिस्सा लिए। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और गांधी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में 1942 में भारत
भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में 1901 में हिस्सा लिया, 1901 में हिस्सा लिया और गांधी जी जनसभा को संबोधित किए 1916 में बनारस में। चलिए खत्म, आगे आ जाओ। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा? गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू? किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के मरने पर कहे थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुआ। लिख लीजिए, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या दिल्ली के बिरला मंदिर में नाथूराम गोडसे ने कर दिया। इनके मरने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1929, 1936 और 1937। गांधी जी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। 1900 बोला था गांधी जी ने अफ्रीका में 2 आश्रम बनवाए, फिनिक्स आश्रम और टोल्स्टॉय आश्रम। गांधी जी ने भारत में भी 2 आश्रम बनवाए। पहला आश्रम कौन सा? गांधी जी ने भारत में 2 आश्रम बनवाए। पहला आश्रम बनवाया कौन सा? पहला आश्रम था साबरमती आश्रम और दूसरा वर्धा आश्रम। गांधी जी के इंडिया में 2 आश्रम, साबरमती आश्रम, वर्धा आश्रम, और गांधी जी के अफ्रीका में 2 आश्रम, फिनिक्स आश्रम, टोल्स्टॉय आश्रम। तो भैया आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में, स्पेशली लिख लो, गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। और उस सत्याग्रह में गांधी जी के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। गांधी जी के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। याद रखो, गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया? अक्टूबर 1940। चलो भाई, गांधी जी की 2 किताब, हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, रोज 7:30 बजे शाम को ऐसा ही सेशन लेके हर दिन नियमित रूप से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSRA, शॉर्ट में बोलते हैं भैया HSRA। इसका गठन कब और कहां किया गया? इसका गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में। लिख लो, दिल्ली में भी कहा किया गया? फिरोज शाह कोटला खंडहर। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इससे पहले 1924 में बनाया गया था HRA, बाद में HRA का नाम बदल के कर दिया गया HSRA। पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ, लेकिन 1928 में इसी का नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदल के कर दिया गया। HRA का स्थापना 1924 में कानपुर में और HSRA की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला खंडहर में। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी भी मामले को स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? चलिए पॉलिटी का सवाल आ गया। 20 सवाल हमने पॉलिटी के लिए हैं, 20 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं। बताइए, भारत में किसी भी केस को किसी भी न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? जल्दी बताओ। सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, स्थानीय न्यायालय या पंचायत, पूरे भारत में किसी भी केस को कहीं भी भेज देने का अधिकार किसको होगा? सुप्रीम कोर्ट। किसको होगा गुरु? सुप्रीम कोर्ट। लिख लो। अब भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। लिख लो, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुआ। 28 जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कितनी है भैया? 34। 33 + 1, 33 जज और 1 चीफ जस्टिस। 33 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कितने जज? 34। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 को हुआ। याद कर लीजिए, 28 जनवरी 1950, कुल जजों की संख्या 34। अच्छा, भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी? 25। कितने हाई कोर्ट? इंडिया में कितने हाई कोर्ट? 25। नोट कर लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो। भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो उन्हें वह त्याग पत्र किसको दे सकता है? इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको त्याग पत्र देना हो, जैसे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर वो रिजाइन देना चाहें तो किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति किसे रिजाइन देता है? राष्ट्रपति किसे रिजाइन देगा? याद रखो, राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को, दोनों एक दूसरे को दे लेते हैं। राष्ट्रपति को देने का मन किया तो रिजाइन किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को देगा स्पीकर, अपना रिजाइन किसे देता है? डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना रिजाइन देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को रिजाइन देता है। तो भैया इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। और याद रखो, भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया और अमेरिका में और भारत के राष्ट्रपति में कार्यकाल 5 साल का होता है। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति का डेथ हो जाता है, राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति बाकी बचे समय के लिए राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन इंडिया में अगर राष्ट्रपति का डेथ होता है या कुछ होता है तो उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक राष्ट्रपति का काम करेगा और 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यानी अमेरिका से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद तो लिया गया, पर इसमें कुछ अंतर है। पहला अंतर कार्यकाल का, वहां 4 साल कार्यकाल होता है, यहाँ 5 साल। दूसरा अंतर, राष्ट्रपति वहां मर गया तो उपराष्ट्रपति बाकी समय के लिए वहां राष्ट्रपति बन जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ राष्ट्रपति कुछ हुआ तो उपराष्ट्रपति खाली 6 महीने तक वो राष्ट्रपति का काम करेगा और बाकी फिर तुरंत 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ये नियम है। चलिए भैया आगे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ गुरु, नेक्स्ट आ जाओ। संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? याद रखो,
दो चीज होता है, राज्यसभा में अधिकतम और राज्यसभा में वर्तमान संख्या। राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं और वर्तमान में है कितने? 245। नोट कर लो, राज्यसभा में अधिकतम होना चाहिए 250 और वर्तमान में कितने हैं? कितने हो सकते हैं? 250 और वर्तमान में है कितने? 245। याद रखो, संसद के 3 भाग, संसद के 3 भाग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्र आता है कि संसद कितने बॉडी से मिलकर बनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस, लोकसभा को निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नोट कर लो, अपर हाउस, राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्र होना चाहिए 25 वर्ष मिनिमम आपकी आयु। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी मिनिमम आयु 35 वर्ष। भाई, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र न्यूनतम 35 साल। जब तक कोई व्यक्ति 35 साल का नहीं होगा वो भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं बन सकता। भारत के राज्यपाल, राष्ट्रपति, लिख लो, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 साल। लोकसभा के सांसद बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा के सांसद बनने के लिए 30 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का कार्यकाल 6, राज्यसभा के सदस्य का, भाई, लोकसभा का कार्यकाल और लोकसभा सदस्य का कार्यकाल दोनों 5 साल, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, क्योंकि याद रखो, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, लोकसभा हर 5 साल पर भंग हो जाता है। इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। भैया क्यों? क्योंकि राज्यसभा परमानेंट भंग नहीं होता, हर 2 साल पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और उनकी फिर चुनाव हो जाती है। एक बार में राज्यसभा भंग नहीं होता, राज्यसभा स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। इसके मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता, 552, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 543, वर्तमान में 543। लोकसभा में अधिकतम 552 होना चाहिए, पर है कितना? 543। राज्यसभा में अधिकतम 250, है कितना? 245। चलो गुरु, इनके किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे कैसे याद रहेगा? मौलिक अधिकार कौन देगा? जिसके पास ताकत होगा। दुनिया में ताकतवर देश अभी कौन है? अमेरिका। तो अधिकार कहां से लिया गया? भुलाओगे कभी? मौलिक अधिकार कौन देगा? अमेरिका। तो अमेरिका से लिया है मौलिक अधिकार। और हमारा दोस्त कौन है? परमानेंट हमारा दोस्त कौन है? रूस। तो कर्तव्य कौन निभाता है? दोस्त। तो रूस से लिया मौलिक कर्तव्य, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य और अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार। एक बात और, जब हमारा संविधान बना तब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। जब संविधान बना तब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था गुरु, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन से 1976 में, और बाद में 2002 में भी एक और संशोधन हुआ, 86वां संविधान संशोधन। नोट कर लो, मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ 2 संशोधन, पहला संशोधन 42वां और दूसरा संशोधन 86वां। पूछा जाए मौलिक अधिकार के लिए कितने संशोधन? 2 संशोधन, 42वां और 86वां। 42वां संशोधन 1976 और 86वां 2002। ये दोनों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, मौलिक अधिकार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक तो 11। और मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा अनुच्छेद? मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 52A। कौन सा भाग? तो भाग 4 है। इसके आजादी मिली, संविधान बना तब कितने मौलिक कर्तव्य? एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं। संविधान बना तो खाली मौलिक अधिकार था, कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। पहली बार 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और फिर 2002 में जोड़ा गया, 76 में 42वां संशोधन, 86वां संशोधन 2002 में। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति कहां से लिया गया मौलिक कर्तव्य? किस अनुच्छेद में? सॉरी भाई, 51 है, सॉरी भाई, गलती से लिखा गया था, इसको चेंज कर लीजिएगा। 51A मौलिक कर्तव्य के लिए, 52A नहीं भाई, 51A नहीं, 51A। और कौन सा भाग? 4A, भाग 4A। नोट बड़ा है, अच्छा लग रहा है सेशन? एक बार जोरदार तरीके से गुरु जी को कमेंट करके बताइए कि हाँ सर यस लिखिए, अच्छा लगा तो यस लिखिए, और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलो गुरु, 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होगा? 6ठी अनुसूची, इसका एक ट्रिक बनाए हैं, अ, त्र, मे, मी। इसका ट्रिक है, अ से असम, त्र से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम। नोट कर लो, मिजोरम 6ठी अनुसूची में कितने राज्य? 6ठी अनुसूची में 4 राज्य। कौन कौन? अत्र में मी। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। कौन नहीं है भैया? गोवा। भाई 6ठी अनुसूची में गोवा नहीं है, 6ठी अनुसूची में गोवा नहीं है गुरु, 6ठी अनुसूची में गोवा नहीं है। अच्छा, गोवा आ गया तो बात बता दें, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, माने सभी लोगों के लिए एक समान कानून। सभी लोगों के लिए जब एक समान कानून हो तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। इसको लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है? गोवा। भारत का एकमात्र। तो कितनी अनुसूची? 8। संविधान बना तो कितनी अनुसूची? 8। और वर्तमान में कितनी अनुसूची? 12। संविधान बना तो कितनी अनुसूची? 8।
वर्तमान में कितने? 12। चलिए 73वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद को संशोधित किया गया? देखो भाई, राज्य में जो भाग 4 है, सुनो, संविधान के भाग 4 में अभी मैंने कहा है क्या है जी? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत इसी को बोलते हैं विद्यार्थी जी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल पूछा जाए डीपीएसपी किस भाग में? भाग 4 में। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक है। डीपीएसपी संविधान में इसलिए रखा गया था कि उस जमाने में जनता को बहुत कुछ देना था, लेकिन उतना पैसा नहीं थी, उतना संसाधन नहीं था कि दे सके। तो जो जनता को तुरंत देना चाहिए था पर दे नहीं पाए, उसको कहां रखा गया? डीपीएसपी में। उस जमाने में पंचायत का चुनाव भी कहां रखा गया था? डीपीएसपी में। पंचायत चुनाव आर्टिकल 40 में था। पंचायत चुनाव आर्टिकल 40 में था। माने इसमें नियम था कि डीपीएसपी के अंतर्गत हम उस चीज को रखते थे जो तत्काल लागू नहीं कर सकते। तो पंचायती राज पहले अनुच्छेद 40 में था, लेकिन 73वां संशोधन किया गया, लिख लो 1992 में। 73वां संशोधन 1992 में किया गया और संविधान में जोड़ा गया भाग 9। संविधान में क्या जोड़ा गया? भाग 9। भाग 9 जोड़ा गया और इसके तहत जोड़ा गया आर्टिकल 243 ए से लेकर ओ तक। यानी अब ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है? अब अनुच्छेद अभी भी पूछा जाए ग्राम पंचायत किस किस भाग में है, तो भाग 4 में भी है, भाग 9 में भी है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में भी है, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक। पूछा जाए संविधान के भाग 9 ग्राम पंचायत को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन से। पंचायत, ग्राम पंचायत के लिए कौन सी अनुसूची? ग्राम पंचायत के लिए लिख लीजिए 11वीं अनुसूची। ग्राम पंचायत के लिए 11वीं अनुसूची। अब विद्यार्थी जी, ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29 विषय। ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29 विषय। नगर निगम में 18 विषय। याद कर लो, ग्राम पंचायत में कितने विषय? 29 विषय। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कौन सा भाग? भाग 4 और भाग 9 दोनों में ग्राम पंचायत है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 और 243 दोनों में है। इसका स्क्रीनशॉट सहकारी समिति बनाने की बात की गई। इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सहकारी समिति बनेगा? अनुच्छेद 19(1)(c). अनुच्छेद 1(c) में साक्षर भारत के प्रथम लो आ गया क्वेश्चन। अब गलती किए तो कनपट्टी पे लगेगा। याद रखो, ईश्वर से मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूं, इसका उत्तर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके लिए कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे बच्चों को इतनी ताकत दीजिए कि किसी को टिकने नहीं दोगे। और हम आपके साथ खड़े हैं रोज शाम 7:30 बजे, यही सेशन लेकर डेली आते हैं। 7:30 बजे जुड़ना न भूले। सारे काम छोड़कर कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हम जब सेशन लेता हूं ना, सिर्फ पहला का या दूसरा का भी नहीं करता, मैं पूरा डिटेल में पढ़ा देता हूं। इसलिए पूरा सिलेबस खत्म होगा, चाहे 9, 10 वाला हो, 11, 12 वाला हो, मेरा सेशन देखो लाभ में रहोगे। चलो गुरु आगे आ जाओ। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, बता चुका हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। आगे आ जाओ। पंचायती राज किस विषय में आता है? टोटल 40 क्वेश्चन करवाएंगे, 40 क्वेश्चन करवाएंगे टोटल। 38 हो गया, 2 क्वेश्चन और है गुरु, जल्दी आओ। पंचायती राज किसमें आता है? पंचायती राज किसमें आता है? जल्दी बताओ। एक बार सेशन को, अब 2 क्वेश्चन और है। इस सेशन को लाइक अभी तक ना किए हो तो लाइक कर दो और जाते समय कमेंट करके जाना। पंचायती राज राज्य सूची में आता है। पंचायती राज में कितने विषय? अभी बताया हूं, बताओ तो जवाब। पंचायती राज में कितने विषय? जल्दी बताओ। कितने विषय? 29 विषय। पंचायती राज में 29 विषय। नगर निगम में कितने? 18 विषय। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची कुछ पैसे रख। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन है भैया? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत किसका न्यायालय आता है? इनमें से गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत इनमें से किसका न्यायालय आता है? जल्दी बताइए। तो सबका आता है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, तीनों का। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में तीनों का न्यायालय आता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में तीनों का आता है। और इस सेशन का आखिरी सवाल, चलो जल्दी बताओ। शानदार सवाल, कई बार पूछा जाने वाला सवाल, जल्दी उत्तर दीजिए कि भाई मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार की घोषणा की। क्वेश्चन आता है कि कब यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार की घोषणा की? तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। तो चलिए आज का सेशन 1948 नोट कर लो। 1948 आज का सगा पसीना बहा के मेहनत करके हृदय से कलेजा निकाल कर रखता हूं तेरे सामने। और 3500 लोग जुड़े हैं, सभी लोग एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि हमारा सेशन, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। रात भर प्लीज इस सेशन को कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कमेंट और लाइक भी कर दीजिए, कमेंट लाइक दोनों कीजिए, उसके बाद सेशन को छोड़िएगा। तो चलिए कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।